लोग सभी जानते हैं कि यह बहुत बड़ी इस विचारधारा में सफलता के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। थिंकिंग यह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने देखा है, हमने पढ़ा है, जाना है कि मनुवादियों ने जब हमें गुलाम बनाया तो पहले अनथिंकिंगनेस से प्रभावित किया। अनथिंकिंगनेस के कारण न सोचने वाला समाज बनाया। पहले गुलाम बनाते समय हमारी विद्या का अधिकार छीन लिया, संपत्ति का अधिकार छीन लिया, संपत्ति इकट्ठा करने का, और स्व संरक्षण का अधिकार छीन लिया। तो इस तरह से एजुकेशन में ये जो अन्वीक्षिकी है, थिंकिंग स्किल है, वह कास्ट के लिए अनथिंकिंगनेस के कारण कास्ट का निर्माण और प्रभाव और परमानेंट होते गया। इस तरह से इस कास्ट को अगर कोई दवा है, कोई एंटीडोट है, कोई उपाय है, तो वह थिंकिंगनेस है। और इसी कारण के कारण जो एमकेएसओटी का 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें हमें अगर सक्सेस होना है तो पांचों कार्यक्रम, 5 सूत्री कार्यक्रम सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक महत्वपूर्ण जो है वो थिंकिंग है। अब विचार कौशल ही जीवन कौशल है, यह तो हम सुना है, माना है। तो ये कौशल्य को विकसित करने की गरज है। जो फुले शाहू आंबेडकर और उसके पहले फिलॉसफी अगर कही जाए, भगवान सर वॉइस सस्टेन हो रही है सर आपकी। जैसे भगवान गौतम बुद्ध की समझ आए, आप परख ले और विश्वास रखे तो ही मान लेना चाहिए ना, अथवा मान्य नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के पहले भी चारवाक, रविदास, हमारे 150 के ऊपर संत क्रांति की विचारधारा को क्रांतिशील, कृतिशील बनाया। इसका एकमेव कारण है कि यह थिंकिंग स्किल के कारण ये हुआ। और हमारे महानायक कांशीराम जी भी सोचते थे। अब इसमें हमारे साथ बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनको सोचते समय भी देखा है। जैसे एकदम मुद्रा लगा के बैठते थे, कभी रात में 12-1 बजे। हमें भी सौभाग्य मिला था एक बार उनका सिक्योरिटी देने का, तब हमने देखा। तो अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि शायद वो थिंकिंग कर रहे थे। इस तरह से बाबा साहब भी थिंकिंग करते थे, सोचते थे, और जब सोचते समझते थे, थिंकिंग करते थे, तब उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती थी, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, फोकस रहता था और उस फोकस बना लेते थे। तो इस देश स्कूल ऑफ थिंकिंग ने यह बात कही है कि देश की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ शिक्षा एवं कामकाज में सोच विचार करना नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पुरखों से, सदियों से चलते आ रहा जो विचार है,
जो बताया जाता है उसी के ऊपर विश्वास रख के उसी रास्ते पे चलते हुए हम कुछ काम करना चाहते हैं, वह आज के युग में गलत है। और इसी कारण जब मिशन का काम चला, मिशनरी का काम चला, तब रास्ता ढूंढने वाले जब हम बने, तब इस थिंकिंग स्किल की बहुत जरूरत होती है, काम होता है, दिशा निर्देश मिलते हैं। इसलिए मिशन में थिंकिंग यह बहुत जरूरी है। तो इस थिंकिंग में जो डेफिनेशन बताया है आज के सिलेबस में है, वो डेफिनेशन है, थिंकिंग इज एन अप्रेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस कैन acts upon experience for a purpose। हिंदी में इसका डेफिनेशन ऐसा है, रूपांतरित ऐसा है, सोच एक कौशल्य है, इट इज एन आर्ट, इट इज अ स्किल। सोच एक कौशल्य है जिसके माध्यम से बुद्धि, इंटेलिजेंस एक उद्देश्य के लिए अनुभव पर कार्य करती है। सोच ऐसा कौशल्य है जिसे बुद्धि एक अनुभव पर कार्य करती है। यह एडवर्ड डी बोनो जो थिंकर है, जो यूरोप में, यूरोपियन कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जिनको थिंकर मानकर लोग चलते हैं, जॉन डेवे के बाद ये मॉडर्न थिंकर है, तो उन्होंने इस बात की व्याख्या, परिभाषा यह बनाई है। तो इस तरह से जब हमारे मिशन में जब डायरेक्शन की बात आई, सवाल की बात आई, थिंकिंग की बात आई, ऑर्गेनाइजेशन की बात आई, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई, फिलोसॉफी की बात आई, तब थिंकिंग यह बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात कह गई। इसके लिए हमने उसको अडॉप्ट किया और हम एक दूसरे को बताते हैं। आप सभी को जानना जरूरी है कि इस देश में शायद हम अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो थिंकिंग के ऊपर क्लास लेते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सहकारियों, आप विचार कौशल्य यह एक विद्या है। महान सम्राट अशोका ने भी कहा है कि मैं जो कुछ भी लोगों के जीवन में बदल ला सका हूं, वह तो सोच विचार करने वाला समाज बनाकर उनके जीवन में बदल ला सका हूं। फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल तब सिखाई जाती थी, आप सभी जानते हैं, बाहर से विद्यार्थी आते थे, स्टूडेंट आते थे, यहाँ यूनिवर्सिटीज थी, यूनिवर्सिटी का बोलबाला था, यूनिवर्सिटी से लोग सीखते पढ़ते थे और पढ़ लिख कर दुनिया की दूसरे कोने में जाकर थिंकिंग या इसकी सोचने की कला या और ज्ञान के बारे में, समता, स्वातंत्र और बंधुता पर आधारित समाज जो डेमोक्रेटिक वे में कैसे शासन चलता है, शासक चलता है, यह सब कुछ सिखाया जाता था, बताया जाता था और उसे अन्वीक्षिकी फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल कहा जाता था। महान अशोका के जो शिलालेख है, इसमें यह बात उन्होंने लिखकर बताई है। थिंकिंग के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में बदल ला सका हूं, वह उनको सोच विचार करने वाला समाज बनाकर ला सका हूं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी जानते हैं। और दूसरी डेफिनेशन के बाद एक जो बात आती है कि सोचना कितना इंपॉर्टेंट है,
इसके लिए एडवर्ड डी बोनो ने एक कोटेशन लिखा है, वो कहते हैं पावर ऑफ पावर इज द पावर ऑफ द पॉसिबिलिटी, पावर ऑफ पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। अगर किसी चीज में पॉसिबिलिटी न दिखे, शक्यता न दिखे, तो लोग उसे सोचना पसंद नहीं करेंगे। वैसा शक्ति की शक्ति, ताकत की ताकत, शक्ति की शक्ति संभावना की शक्ति है, और संभावना ही सोच का चालक है। तो जब पॉसिबिलिटी दिखती है तो ही लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, सोच विचार कर कर उस बात को अपनाते हैं। जैसा हम सभी साथी लोग सोचते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमारा जो प्रयास है, हमारी जो पंचसूत्री कार्यक्रम है, इसके ऊपर शक्यता है, पॉसिबिलिटी है, और ये कामयाब होके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इसका भाग आ सकता है। इसके लिए हम लोग सभी इस सोच के अपनाने के लिए आगे आगे आते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि हम लोग सोचते क्यों हैं, सोचना कैसे है, और इसके टूल्स क्या है। अब टूल्स के बारे में एडवर्ड डी बोनो जी ने भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कारपेंटर का। जैसे कि आप सभी लोगों ने कारपेंटर देखा है, एग्जांपल ऐसा है जो सभी को विदित है, सभी को पता है, सब उसको जानते हैं। तो कारपेंटर कोई भी चीज बनाता है, कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, कबर्ड बनाता है, तो वो छोटे मोटे गोल आकार के पतले ऐसे लकड़ियां काटता है, उनको शेप देता है, उनको पॉलिश करता है, तब वह अलग अलग टूल को इस्तेमाल करता है। जैसा कि सोचने के टूल्स अनगिनत है, उसमें से हम तो 10 टूल्स अपनाते हैं। आज तो 2 टूल्स के बारे में हम भाष्य करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग टूल की अलग अलग विशेषताई, यूसेज, उपयोग है। इसके लिए आप जानते हैं, अगर कोई रफ सरफेस है तो कारपेंटर उसको रंधा मारता है, स्मूथ करता है। तोड़ना है तो कुल्हाड़ी का जैसा करवट है, करवट से काटता है। स्लिम बनाना है तो भी करवट से खड़ा काटता है। इसी तरह से हमारे विचारों को शेप देने के समय में हम भी उस टूल्स का, थिंकिंग टूल्स का विचार करते हुए हमारे विचारों को सीमाएं देते हैं। We restrict our thinking, we restrict our thought, we come out with the solution, we come out with the principles, और वह सोच काम में लाते हुए हम अपना रास्ता अपनाते हैं, रास्ता ढूंढने वाले बनते हैं। इसलिए यह टूल्स बहुत जरूरी है, सॉफ्ट स्किल भी बहुत जरूरी है। अब इस बारे में एडवर्ड डी बोनो जी क्या कहते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। उनका जो बुक है टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, उसमें का मुझे जो इंट्रोडक्शन है, द बुक इज नॉट फॉर यू इफ, ऐसा लिखा है, वहां इंट्रोडक्शन है, वहां उन्होंने कहा है, क्या कहा है, इन माय एक्सपीरियंस हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट ऑलवेज गुड थिंकर्स, many highly intelligent people fall into the intelligence trap and function as poor thinkers। मतलब हिंदी में इसका मतलब ये होता है, मेरे अनुभव में बुद्धिमान लोग हमेशा अच्छे विचारक नहीं होते हैं,
देखिए कहाँ कहाँ है। बुद्धिमान लोग हमेशा अच्छे विचारक नहीं होते। कई उच्च बुद्धिमान लोग बुद्धि के जाल में फंस जाते हैं, इंटेलिजेंस ट्रैप, कि वो बहुत बुद्धिमान है, इसके लिए उसको थिंकिंग की जरूरत नहीं है। और वो इंटेलिजेंट लोग थिंकिंग के बारे में कम सोचते या नहीं सोचते हैं, और गरीब विचारकों को रूप में कार्य करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज पुअर थिंकर्स। बुद्धिमत्ता एक क्षमता है, जो कहा उन्होंने, इंटेलिजेंस इज अ पोटेंशियल, इंटेलिजेंस इज अ पोटेंशियल एंड थिंकिंग इज द स्किल with which we use that potential. बुद्धिमत्ता एक क्षमता है और सोच एक कौशल्य है। देखिए, एक जगह पे बुद्धिमत्ता रखिए, एक जगह पे कौशल्य रखा है। बुद्धिमत्ता यह एक क्षमता है, आदमी में क्षमता है, और उसका कौशल्य है वो थिंकिंग है। अब ये दोनों का मिलाप करेंगे तब बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि एडवर्ड डी बोनो ही कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज लाइक अ हॉर्स पावर ऑफ कार एंड थिंकिंग इज लाइक द स्किल ऑफ द कार ड्राइवर। देखिए कितना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सिंपल दिया है। उनके प्रिंसिपल्स ऑफ थिंकिंग में भी यही कहा है कि धीरे धीरे सोचना चाहिए, आराम से सोचना चाहिए जब आप रास्ता ढूंढते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज लाइक द हॉर्स पावर ऑफ अ कार। अभी 2000 सीसी, 1500 सीसी, 800 सीसी की गाड़ी रहती है, जितना हॉर्स पावर कम उतनी ताकत कम, मगर सोच एक कौशल्य जो है ये ड्राइवर जैसा रहता है। जैसा बड़ी हॉर्स पावर वाली कार जो है वह अगर पुअर गरीब विचार वाला या अनस्किल्ड ड्राइवर अगर चलाएगा तो अच्छा नहीं चला पाएगा। इसके उपरांत, इसके अपोजिट, अगर कोई गाड़ी का हॉर्स पावर कम होगा, जैसे 800, 500, 1000 सीसी, और उसमें बुद्धिमान ड्राइवर होगा, थिंकिंग से लबालब होगा, तो वो अपने स्किल से उसकी गाड़ी फास्ट में सेफ्टी से अच्छी चला सकता है। यह बहुत एग्जाम्पल बढ़िया दिया है उन्होंने। और इसके कारण थिंकिंग जो है विदाउट फीलिंग होनी चाहिए, और थिंकिंग ये फंडामेंटल ह्यूमन स्किल है। जैसा हम चलते बोलते खाते पीते हैं, उस तरह से कई लोग बोलते हैं कि थिंकिंग क्या है, सोच तो रहे हैं हम लोग, मगर थिंकिंग को एक शेप देना, एक जरूरी रास्ता बताना, यह बहुत जरूरी बन चुका है। और इसके कारण यह नेसेसिटी है, यह जरूरी है कि हमने थिंकिंग को अपनाते समय इस हथकंडों को अपनाना चाहिए। अब बारी आती है, ये ऑपरेसिव स्किल है, और ये टूल्स के बारे में अब हम विचार करेंगे। कंसीडर ऑल फैक्टर्स, CAF। जब हम कोई चीज सोचते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमें ऑल फैक्टर्स, पूरे बातों को, पूरे डिटेल्स को कंसीडर करना है, सोचना है, विचार करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि एडवर्ड डी बोनो जी का ही जो मैं बुक बता रहा हूँ, टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, उसमें ही उन्होंने 114 पेज पे बताया है कि
जब आप मान लो कोई प्लान कर रहे हैं छुट्टियां मनाने का, तब आपने सभी फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। जैसे इसकी कॉस्ट क्या होगी, कीमत क्या होगी, फिर वहां जहां पिकनिक के लिए जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं, वहां का क्लाइमेट क्या होगा, और एंजॉयमेंट के लिए, फूड एंजॉयमेंट के लिए वहां अच्छे रेस्टोरेंट है या नहीं, यह भी फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। फिर नियरनेस टू बीच, यूरोप कंट्रीज में बीच का बहुत बोलबाला रहता है, बहुत जरूरी रहता है, इसलिए क्या ये ठिकान, ये स्थान बीच के नजदीक है, या स्पोर्टिंग फैसिलिटीज क्या है। अब हम अगर अपने मिशन के लिए इसको देखते हैं, सोचते हैं, अपनाते हैं, तब हमने क्या सोचना चाहिए। अभी हम तो 5 सूबों में हमारा पीबीएसपी का जाल फैला चुका है। अब हम साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में फैलना चाहते हैं। तब अगर हमें फैलना है, प्रचार प्रसार करना है, तो वी हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। जैसे कितने लोग, अब हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, तो हमें पहला यह सोचना चाहिए कि वहां की लोक संख्या कितनी है, वहां के पीड़ित लोग कितने हैं, वहां अन्याय अत्याचार से पीड़ित लोग कितने हैं, मजलूम कितने हैं, सताए हुए लोग कितने हैं। जब कितनी लोक संख्या है, क्या ये वो सक्षम है हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्या टाइम, टैलेंट, ट्रेजर देने के लिए तैयार है, क्या हमारी मीडियम जो है, लैंग्वेज जो है, इंस्ट्रक्शन मीडियम है, वह उनको भाएगी, वह समझ पाएंगे, यह आइडियोलॉजी को समझ पाएंगे। बाद में संगठन का जोड़ने के बाद क्या वो इसमें इसको प्रचार प्रसार दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो कौन से रास्ते, हथकंडे या ऑपरेशन अडॉप्ट करनी चाहिए, यह हुआ कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स। आप हर एक चीज में सभी फैक्टर, सभी चीजें कंसीडर करेंगे तो रास्ता बनाने वाले, रास्ता ढूंढने वाले निकालेंगे, और हम अच्छी तरह से हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो ये जो टूल है, ये बहुत जरूरी है, और हमने अपनाते समय इसका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से दूसरा जो टूल है वो प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग भी टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक में उन्होंने 128वें पेज में लिखा है। उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज को सोचते समय, विचार करते समय, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें माइनस पॉइंट क्या है, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। जैसे कि अब दिल्ली में है, और दिल्ली में आपको कोई सरकारी ऑफिस में कार्यरत है, और वहां आपको ट्रांसफर ऑर्डर मिली बंबई की, और आप सोच रहे कि भाई इसको कैसे जाए क्या नहीं जाए, तब आप पीएमआई टूल्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाजू में लिस्ट बनाइए, अगर बंबई में जाएंगे, ज्वाइन होंगे, तो प्लस क्या है, बंबई इंटरनेशनल सिटी है, कैपिटल है। दूसरे मेरे रिलेटिव वहां पे है, उनसे मुलाकात होगी। बंबई में विकास बहुत जल्दी होता है, बंबई में माया नगरी कहलाया जाती है, और वहां रहने से, वहां काम करने से हमें एडवांटेज मिलेगा। शिक्षा है, एजुकेशन बहुत हाईली है, इंटरनेशनल लोग वहां रहते हैं। बॉम्बे का लाइफ बहुत फास्ट है, और बॉम्बे में सेल्फ इंप्रूवमेंट के
बहुत से चांसेस है। तो ये हो गया प्लस। माइनस क्या है? एक तो दिल्ली वाला आदमी बंबई में जाएगा, वो नॉन महाराष्ट्रियन है, वहां के लोकल लोग कैसे होंगे? वहां का जो हवामान है वह बहुत सल्ट्री वेदर है, गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी बिल्कुल नहीं है, तथा वहां गुंडागर्दी भी कभी कभी ज्यादा होती है, वहां भीड़ बहुत होती है। बम्बई का माइनस पॉइंट जो है भीड़ बहुत होती है, और घर जो है रेंट पे भी कॉस्टली है, परचेस करने के लिए भी कॉस्टली है, ये माइनस पॉइंट है। और ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, ट्रेन के सिवा दूसरा चारा नहीं होता है। ऑफिस को जाने के लिए, पहुंचने के लिए 2-2 घंटे कार ड्राइव करनी पड़ती, या हेलो। आवाज नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नेट अनस्टेबल है। सस्टेन हो रही है आवाज। गंभीर सर, आप वीडियो बंद कर दें चाहे तो। नहीं, आप अनम्यूट करो, प्रियंका जी अनम्यूट करो, गंभीर सर को अनम्यूट करो। यस, एक सेकंड, सुरेश घमरे करके सर्च यस करो। सर, करती किया, कमांड दिया। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है हाँ, हो गया, हो जी। गया। मेरी आवाज आ रही है? यस, यस आ रही है। ओके, ओके। तब इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, तो इस तरह से इंटरेस्टिंग पॉइंट में हम गौर कर सकते हैं। तो एडवर्ड डी बोनो जी भी, उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, मगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में काम करते समय हम हमारी काम की बात करेंगे, हमें कोई निर्णय लेना है उसकी बात करेंगे, तो पीएमआई टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे यह भी हमने सोचना है। जैसे कि हम लोगों को जोड़ने के समय में 85% बहुजनों को ही जोड़ेंगे। इसमें प्लस क्या है? इसमें गद्दारी कम होगी, इसमें जासूसी कम होगी। हमारे लोग जो सताए हुए हैं, बहुजन समाज के लोग सताए हुए हैं, लाइक माइंडेड है, लाइक अफेक्टेड है, वही आएंगे, यह प्लस बात है। सभी निर्धन है, उसमें बहुत कम सदन होंगे। तथा इसमें माइनस बातें यह है कि लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, हर एक को जाके टीच वन, यह भी बहुत जरूरी है। उनका इंटेलिजेंट क्वोशंट आईक्यू यह भी सीमित है, और न सोचने वाला समाज है। उसको सोचने वाला समाज बनाकर फिर इसको मेन स्ट्रीम में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में ला सकते हैं, ये माइनस है। और इंटरेस्टिंग क्या है? अगर हम ज्यादा जातियों को जोड़े तो एक रिवॉल्यूशन हो सकती है, होगी, और इससे हमारी बात बनेगी, और समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण होगा, और हमारे पुरखों से चलते आए हुए अत्याचार, अन्याय होंगे, सब इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली समानता होगी, और फुले शाह अम्बेडकर का सपना जो है वो साकार होगा। ये इंटरेस्टिंग है। इस तरह से यह बात जो है हमने अडाप्ट करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। तो हमें जो इंटरेस्टिंग है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी समस्या आ जाती है, तो इस बात को हम पीएमआई टूल्स अप्लाई करेंगे, सोचेंगे,
उसके ऊपर सोचेंगे तो मैंने भी मेरे खुद के जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी ये पीएमआई का टूल बहुत दफा में मैंने अप्लाई किया है। और जो मेरे साथी है, जो को भी मुझे एडवाइस के लिए आते हैं मेरे प्रोफेशन में भी, मैंने इसको इस्तेमाल करके बहुत सी बातें सुलझाई है और सुचारू रूप से उसके ऊपर अमल पाया है। तो यह हमने टूल्स के बारे में सीखा, डेफिनेशन के बारे में सीखा, देखा, और ये नेसेसिटी है, डेफिनेशन है। अब हमेशा मुझे एक टॉपिक जो है एडवर्ड डी बोनो जी का, वह बहुत मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। हमेशा हम लोग इसके बारे में देखते हैं, लिखते हैं, और इसमें 12 प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ थिंकिंग। उसका जिक्र किए बगैर हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि खुद एडवर्ड डी बोनो जी भी लिखते हैं आपने टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक में कि यह चैप्टर पहला होना चाहिए था, मगर मैंने सबसे लास्ट में लिखा। और इसी पे चलते हुए मैं भी इसको, अगर समय बचा होगा तो प्रियंका जी 10-15 मिनट एस्पिरेंट के लिए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मुझे तो बहुत भाता है कि ये प्रिंसिपल है। अगर हम प्रिंसिपल भी अपनाएंगे, सोचेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव, यह पहला प्रिंसिपल है उनका, ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव। ये 220 पन्ने पे टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक में वो किया है उसका। ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव मतलब हम डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए, निर्माण होना चाहिए, उससे कुछ बनना चाहिए। अगर हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, पीबीएसपी में काम कर रहे हैं, तो जहां मेरे से, मेरे सहभाग से कुछ बनता है, कुछ आगे जाता है, तब मैं काम करूंगा, मैं उस बात को अपनाऊंगा या वो बात करूंगा, ऐसा हमेशा हमने सोचा है। जहां जहां हमें लगेगा कि मेरे कहने से, बोलने से, एक्टिंग से अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो हमने पीछे हटना चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरह से दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है, यह है थिंक स्लोली एंड ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। स्लोली थिंक कीजिए, थिंक करते समय घाई मत कीजिए, एज स्लोली, और मेक थिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंप्लिसिटी में बदली करेंगे, तब हमें बहुत बातें समझ में आएगी। जैसे कि यह हम लोग कास्ट से जूझ रहे हैं, प्रभावित है, हमारी बातें बिगड़ती है, बनती नहीं है, तो इसको कैसे सुलझाया जाए। तो यह प्रिंसिपल जो है वो अगर हम स्लोली उसके बारे में सोचेंगे, और कास्ट इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ कास्ट, और जो कास्ट के ऊपर दवाएं हैं, एंटीडोट है, सॉल्यूशन है, वो अप्लाई करेंगे तो कास्ट एनालिट हो सकती है और समता, स्वातंत्र्य, बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण हो सकता है। यह प्रिंसिपल का बहुत बड़ा उपयोग है। तीसरी बात ऐसा है, डिटैच योर ईगो फ्रॉम योर थिंकिंग एंड बी एबल टू स्टैंड बैक टू लुक एट योर थिंकिंग। हमारे सभी में कम ज्यादा परसेंटेज में ईगो है, अहंकार है। उस अहंकार को बाजू में रख दीजिए, और जब सोचेंगे तो हमारी सोच के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर पराया आदमी के नाते से, नजर से, उस नजरिया से देखें, तब हमें
जो सॉल्यूशन निकल पाया है उसकी वैल्यू, उसकी महानता हम समझ सकेंगे। तब यह प्रिंसिपल भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल साहब भी हेट एंड ईगो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो यह परिपूर्ण आदमी, परिपूर्ण कार्यकर्ता, परिपूर्ण कैडर की तरफ हम बढ़ते हैं अगर ये प्रिंसिपल हम अपनाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है उनका, एट दिस मोमेंट व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, व्हाट इज द फोकस एंड पर्पस ऑफ माई थिंकिंग। हमेशा व्हाई आई एम हियर, जैसे मैनेजमेंट में भी हमको सिखाया जाता है, हर एक एक्ट करने के समय में, हर एक चीज करने के समय में आप ये सोचना चाहिए, खुद को ये सवाल पूछना चाहिए कि व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों हूं। तो इस तरह से आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, पीबीएसपी में अगर आप काम करते हैं, शरीक है, तो आपने सोचना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूं, मेरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। अब जैसे कि हम कोई प्रोफेशनल भी है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में है, तो दोनों जगह पे फोकस रहने से थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, मगर खुद को इतना बुलंद करना चाहिए, खुद को सक्षम करना चाहिए कि दोनों बाजू में उसका फोकस बना रहे और बात को बन जाए। तो यह प्रिंसिपल इसमें बहुत जरूरी है। पांचवा प्रिंसिपल है, बी एबल टू स्विच गियर्स इन योर थिंकिंग, नो व्हेन टू यूज लॉजिक, व्हेन टू यूज क्रिएटिविटी एंड व्हेन टू सीक इंफॉर्मेशन। यह बहुत जरूरी है। कब थिंकिंग करते समय, टूल इस्तेमाल करते समय कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है, यह कला भी आनी चाहिए। जब इंफॉर्मेशन होगी, वो व्हाइट थिंकिंग हैट में जो है, जो व्हाइट थिंकिंग हैट है, सिक थिंकिंग, अभी तो हमने उसके बारे में कभी एंट्री नहीं किया, आगे जाके हो जाएगा। तब जब इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, तब हमने दूसरी बातों को विचार में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से क्रिएटिविटी की बात है तो इंफॉर्मेशन को नहीं छूनी चाहिए, और जब लॉजिक की बात आती है तभी क्रिएटिविटी को नहीं छूना चाहिए, उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। इस तरह से छठा प्रिंसिपल जो है वो है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ माय थिंकिंग, व्हाई डू आई बिलीव दैट इट विल वर्क। यस, मेरा विचार है, मेरा थिंकिंग है, उससे निर्माण क्या होने वाला है, आउटकम क्या आने वाला है, यह बहुत जरूरी है। और मैं खुद का भरोसा मेरा है उसके ऊपर कि इट विल वर्क, यह कामयाब होने वाली विचारधारा है, यह शक्यता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पावर ऑफ पावर इज पावर ऑफ पॉसिबिलिटी। जब हमारे सहकारियों को, सभी आप लोगों को जब पॉसिबिलिटी लग रही है, तब आप इसमें शरीक होके तन मन धन से अपना समय दे रहे, काम कर रहे। इस तरह से यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। सातवां प्रिंसिपल है कि फीलिंग्स एंड इमोशन आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ थिंकिंग, बट देयर प्लेस इज आफ्टर एक्सप्लोरेशन एंड नॉट बिफोर। बहुत जरूरी है। थिंकिंग के समय में भावना को बहुत दूर रखना चाहिए और भावना को तब जगह देना चाहिए आखिर में, लास्ट में इस भावना को जगह देना चाहिए, तो हम थिंकिंग में कामयाब हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आठवां प्रिंसिपल जो है, ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, फॉर न्यू परसेप्शंस एंड फॉर न्यू आइडियाज। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो अर्थशास्त्र का कोई विद्यार्थी होगा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा लिखा है। और हर एक प्रोडक्ट को क्या अल्टरनेटिव यूजेस है, यह भी सोचना जरूरी है इकोनॉमिक्स में। बस इसी तरह से हम अगर कोई बात तय करते हैं
किसी सिटी में जाना है तो कौन से माध्यम से जाना है, ट्रेन से जाना है क्या एरोप्लेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है तो क्या हमारे पास उतने पैसा है, या ट्रेन से जाना है तो कौन से क्लास से जाना है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और हमेशा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, परसेप्शन से काम लेना चाहिए, नए आइडिया से उस मकाम तक पहुंचना चाहिए। जो भी हमारे पास टूल्स है, ताकत है, शक्ति है, इकोनॉमिकली, सोशली, उसका इस्तेमाल बखूबी से करते हुए उस अंजाम तक पहुंचना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। फिर नवा प्रिंसिपल जो है, be able to move back and forth between broad level thinking and detailed level thinking। ये जो हम थिंकिंग कर रहे हैं उसमें ऐसा स्पेस रखिए जो हम आगे पीछे जा सकते, उस थिंकिंग में हम ऐसा स्पेस होना चाहिए थिंकिंग में कि हम कम ज्यादा आगे पीछे उसको अडॉप्ट करते हुए आगे पीछे जाकर उस पे अमल कर सकते हैं। 10वां प्रिंसिपल है, इज दिस मैटर ऑफ मे बी और मैटर ऑफ मस्ट बी। लॉजिक इज ओनली एज गुड एज द परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन ऑन विच इट इज बेस्ड। मे बी एंड मस्ट बी, इसको जरूरी है और हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसका भी इस्तेमाल, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। यह तत्व से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अगर मे भी शक्यता हो जाती है तो क्या करेंगे, और अशक्यता हो जाती, इलेक्शन आदमी हार सकता है तो क्या होगा, और हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को अगर बढ़ावा देना है तो मे बी एंड मस्ट बी, ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तथा 11वां प्रिंसिपल जो है, ये डिफरिंग व्यूज में ऑल बी साउंडली बेस्ड ऑन डिफरिंग परसेप्शन। अलग अलग विचारधारा है, सोचना है, सोच है, और उसका परसेप्शन जो उसके तरफ नजरिया है, देखना है, सोचना है, इसके बारे में भविष्य में क्या होगा यह सोचना है। यह डिफरेंट व्यूज में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तथा 12वां और आखिरी प्रिंसिपल यह है कि ऑल एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड एन इम्पैक्ट ऑन वैल्यूज, पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड। जैसा न्यूटन का भी लॉ है, आप साइंटिफिक लोग जानते हैं कि ऑल रिएक्शंस। इस तरह से हम मूवमेंट में शरीक है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लोगों के ऊपर क्या एक्शन होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, दुश्मनों का एक्शन क्या होगा, उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, यह भी सोचना स्किल, यह बहुत जरूरी है लाइफ में, फैमिली के लाइफ में, समाज के लाइफ में, और सबसे महत्वपूर्ण सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में यह बहुत कारगर साबित है। और इस देश में शायद ये एक ही संगठन है कि इसको अपना कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यह भी मैंने बताया, यह सीखा है, देखा है, रेफरेंस किया है और बताया है। इसमें कोई साथी इजाफा कर सकता है, एडिशन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, तो जरूर करें, मैं अपेक्षा करता हूं। जय भीम। थैंक यू। जय अशोक।